Radhe Radhe and welcome in Subodh Infinite Education. Today we discuss MSN Introduction to MSN Part 2. Part 1 आपके हो चुका था. आज बात करते हैं अपन Part 2 की, जिसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सर वुंड हीलिंग के साथ साथ हम पढ़ेंगे स्टेज ऑफ हीलिंग, वुंड हीलिंग, हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोपी. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके PYQs में मतलब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए. ओके, स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए. Part 2. और ये जो इंट्रोडक्शन टू MSN है, यानी कि आपके यूनिट नंबर वन है, वो आपके इसी लेक्चर के साथ कंप्लीट होती है. रिमेनिंग पार्ट मैंने पार्ट 1 में करवा दिया है. ओके, जाके देखे, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी. बात करते हैं अपन किसकी, वुंड हीलिंग की. तो वुंड होता क्या है पहले तो ये देख लेते हैं. तो ये आपको दिख रहा है, ये एक वुंड है, ये भी एक वुंड है. कोई इसे वुंड बोलता है, कोई इसे वाउंड बोलता है. तो अपने हिसाब से देख ले, मैं बोल रहा हूँ वुंड. तो वुंड क्या है, एक तरीका का क्या है, घाव, मतलब चोट लग जाती है तो जो बचता है वो क्या है, वुंड होता है. ओके, तो वुंड हीलिंग क्या है, इस घाव को या इस वुंड को वापस पहले जैसा होना, मतलब जो दूसरी स्किन है उसकी तरह होना जैसा कि ये पहले था, उसी तरीके का होना ही वुंड हीलिंग कहलाता है, यानी कि इस घाव का वापस से भर जाना. ओके, इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या लिख रखा है, वुंड हीलिंग और वुंड रिपेयर इज द बॉडीज नेचुरल प्रोसेस. ये क्या है, बॉडी की नेचुरल प्रोसेस है ऑफ रिस्टोरिंग नॉर्मल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ आफ्टर इंजरी. वो इंजरी हो जाती है, इंजरी होने के बाद ये वुंड बना, वुंड बना तो ये वापस से नेचुरल प्रोसेस है एक बॉडी की, जिसमें क्या होता है, जो वुंड है उसकी रिस्टोरिंग नॉर्मल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर आफ्टर इंजरी. ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसके स्टेजेस की. स्टेजेस मतलब कि वुंड हीलिंग यानी कितने स्टेज में कंप्लीट हुआ, कितने स्टेज में जो ये वुंड है, ये वुंड वापस से कितने स्टेज में भर चुका है, वापस कैसे भरा, उसकी हम बात करते हैं. ये है आपके इंपॉर्टेंट. ओके, तो वुंड की अपने 4 स्टेज होती है. वुंड हीलिंग शुड इन्वॉल्व 4 कंटिन्यूस एंड ओवरलैपिंग फेज. मतलब ये कंटिन्यूस होती है, एक के बाद एक चलती रहती है. कैसे, जैसे पहले आपके हीमोस्टेसिस फेज होगी, इन्फ्लामेटरी फेज आएगी, प्रोलिफेरेटिव आएगी, और फिर मैच्योरेशन फेज आएगी. ओके, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत. भाई हमने पढ़ा वुंड हीलिंग की डेफिनेशन देखी. डेफिनेशन के बाद हमने देखा कि इसकी स्टेजेस होती है, स्टेजेस की 4 होती है, जो कि एक के बाद एक कंटिन्यूस चलती रहती है. अब हम बात कर लेते हैं आगे अपने फर्स्ट स्टेज के बारे में. फर्स्ट स्टेज जिसे हीमोस्टेसिस फेज बोलते हैं. अब इसमें क्या है, इसमें हीमोस्टेसिस फेज है, इसमें क्या क्या होता है. मान लीजिए कोई पेशेंट आया आपके पास, वो इस कंडीशन में आया, पेशेंट आया इस कंडीशन में आया. अब इसके बाद में उस पेशेंट के साथ क्या क्या होगा, उस पेशेंट का जो वुंड है, उस वुंड के साथ साथ उस वुंड के साथ क्या क्या होगा, ये हम पढ़ने वाले हैं. तो इसमें सबसे पहले तो इसका जो वुंड है उसके साथ होगा हीमोस्टेसिस फेज. अब हीमोस्टेसिस फेज में क्या क्या होता है, तो इस स्टेज में होता है भैया कि द प्रोसेस ऑफ वुंड बीइंग क्लोज्ड बाय क्लोटिंग. सबसे पहले तो जो ब्लीडिंग हो रही थी उसकी, सबसे पहले तो वुंड में जो ब्लीडिंग हो रही थी उसका क्या बनेगा, क्लोट बन जाएगा. ओके, क्या बन गया, क्लोट बन गया. हैपन वेरी क्विकली. ये जो हीमोस्टेसिस फेज है बहुत जल्दी होती है. क्यों, क्योंकि इसमें जो क्लोट बनता है, इसमें क्लोट बनता है, क्लोट ना बने तो जो पूरा ब्लड है वो बाहर निकल जाएगा. ये पूरी कोगुलेशन की स्टेजेस होती है, वो हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो अब फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें पढ़ लिए. तो अब यहाँ पे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जानते हो सब कुछ. फिर क्या होता है, स्टार्ट्स व्हेन ब्लड लीक आउट द बॉडी. कब स्टार्ट होती है ये, जब
व्हेन द ब्लड लीक आउट ऑफ द बॉडी, जब ब्लड है वो बॉडी से बाहर निकलता है, जो ब्लड है खून है वो लीक हो जाता है, बाहर निकल जाता है, तब ये हीमोस्टेसिस फेज स्टार्ट होती है। देन ब्लड वेसल क्या होता है उसमें, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट टू रेस्ट्रिक्ट द ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो को रोकने के लिए जो ब्लड वेसल्स होती है वो क्या हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। अब इसमें देखो आप, ये आपके सामने एक डायग्राम है, इस डायग्राम में देखेंगे हम, एक सेकेंड, ये अपने पास हीमोस्टेसिस फेज, ये आपके पास क्या है, हीमोस्टेसिस फेज का एक डायग्राम है। इसमें क्या हुआ, वुंड है, ये जो रेड रेड है ये होगी वुंड, ये जो ये वाली है ये होती है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। तो इसमें क्या होगा, पहले तो क्लोट बनेगा, जैसा डायग्राम में दिख रहा है आपको, ब्लड क्लोट बन जाएगा, ये क्लोट हो गया। क्लोट के साथ साथ अब देखो जो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिख रही है, बता देता हूँ, ये होती होगी सबक्यूटेनियस लेयर हो गई। ये जो ग्रीन पार्ट है वो क्या होगा, ये देखो ग्रीन पार्ट क्या होगा, मैक्रोफेजेस हो गया। मैक्रोफेज क्या करता है, ग्रीन पार्ट क्या हो गया, मैक्रोफेज हो गया, मैक्रोफेज एंड फाइब्रोब्लास्ट। ओके, तो इसमें क्या होगा, इसमें जैसा अभी पढ़ा हमने कि ब्लड वेसल्स है, जो ये ब्लड वेसल्स है ये क्या हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है, ताकि जो ब्लड फ्लो है उसको रोक सके, स्टॉप कर सके ब्लड फ्लो को। पहली बात तो यहाँ पे क्लोटिंग बन गई। अब देखो जो ये वुंड है, वुंड किससे, ब्लड वेसल से अटैच है, तो यहाँ से ही क्या है, आपके ब्लड रिलीज होता है। ओके, एनी डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत, दिक्कत हो तो वापस बताएंगे, कमेंट जरूर करें। हाँ, तो भैया यहाँ तक हमने देख लिया। फिर पॉइंट आता है द फर्स्ट फाइब्रिन स्ट्रेन। फाइब्रिन स्ट्रेन पढ़ रखा है सर हमने, कोगुलेशन पढ़ा है, ब्लड क्लोटिंग पढ़ा था उसमें पढ़ रखा है सर, फाइब्रिस फाइब्रिन पढ़ रखा है, प्रोथ्रोम्बिन पढ़ रखा है, कोगुलेशन ये सब हमने सुन रखा है। चलो अच्छी बात है, सुन रखा है तो, नहीं हो तो एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजी की क्लास है वो देखे आप, ब्लड वाली, उसमें सब करा रखा है हमने। तो हाँ, ब्लड फाइब्रिन स्ट्रेन बिगिन टू एडर अबाउट 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, 1 मिनट के अंदर आपके जो फाइब्रिन है, फाइब्रिन स्ट्रेन है वो स्टार्ट हो जाएंगे, बिगिन फाइब्रिन स्ट्रेन है वो शुरू हो जाएंगे 1 मिनट के अंदर। क्यों, क्योंकि थ्रोम्बस बनना है, ब्लड क्लोटिंग होनी है उसमें। द ब्लड इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम लिक्विड टू जेल, ब्लड है, ब्लड लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब क्लोट बनता है, आप एक बार सपोज करें सबके चोट लगी हुई है, थोड़ा थोड़ा ब्लड सबके निकला है, तो जब ब्लड निकलता है तब लिक्विड फॉर्म में निकलता है, थोड़े टाइम बाद में क्या होता है, वो उस पर क्लोट बनना स्टार्ट हो जाता है, क्लोट बन जाता है, क्लोट बनता है तो क्लोट से पहले क्या होता है, एक जेल टाइप में हो जाता है, मतलब थोड़ा लिक्विड से उसकी स्टेट है वो चेंज हो जाती है, जेल टाइप में हो जाता है, वही यहाँ पर है। द फॉर्मेशन ऑफ ए थ्रोम्बस और ए क्लोट, क्लोट या थ्रोम्बस, इसकी जो फॉर्मेशन है, द फॉर्मेशन और द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस और क्लोट कीप द प्लेटलेट्स एंड ब्लड सेल्स ट्रैप्ड इन द वुंड एरिया। भाई वो जो वुंड एरिया है वहां पर आपके क्लोटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, क्लोट बन चुका है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हीमोस्टेटिस है, इसमें क्या होता है, इसमें बनता है अपने ब्लड क्लोट। ओके, ठीक है सर। सेकंड स्टेज देखते हैं, सेकंड स्टेज क्या है, ये साफ कर देते हैं पहले। सेकंड स्टेज आती है अपने पास इन्फ्लामेटरी फेज। अब इन्फ्लामेटरी फेज, इन्फ्लामेशन सबने पढ़ा है, इन्फ्लामेशन सबने पढ़ा है। इन्फ्लामेशन में क्या होता है, स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग होती है, पेन होता है, पेन हो गया, स्वेलिंग हो गई, एटसेट्रा, रेडनेस हो गई, वार्म हो गया, तो ये सब इन्फ्लामेशन के क्या है, साइन एंड सिम्टम्स बोल सकते हैं जिसके हम, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब इन्फ्लामेशन भी दो टाइप का होता है, एक तो हो गया एक्यूट,
और एक हो गया क्रोनिक। वो इन्फ्लेमेशन की बात है, वो छोड़ो, यहाँ पे इतना डीपली नहीं लेंगे। इन्फ्लामेटरी फेज में क्या होता है, बिगिन आर राइट आफ्टर द इंजरी। इंजरी हुई उसके बाद में स्टार्ट होता है इन्फ्लामेटरी फेज। व्हेन द इंजर्ड ब्लड वेसल्स लीक ट्रांसड्यूट मेड ऑफ वाटर साल्ट एंड प्रोटीन कॉजिंग लोकलाइज्ड स्वेलिंग। ओके भाई, चोट लग गई उसके बाद में तो स्वेलिंग होगी, उसके बाद में तो इन्फ्लामेटरी हो गया। ये थोड़ी है कि पहले इन्फ्लामेटरी हो गया, पहले भाई पहले सूजन आ गई हाथ में उसके बाद में चोट लगी, ऐसा थोड़ी है। पहले चोट लगती है उसके बाद में सूजन आती है, रेडनेस होता है, दर्द होता है, पेन होता है। तो वही बात यहाँ पर है कि जो इन्फ्लामेटरी फेज है वो इंजरी के बाद में स्टार्ट होता है। और इसमें क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है जहाँ पर लोकेलाइज स्वेलिंग हो जाती है, जहाँ पर चोट लगी। इन्फ्लामेशन बोथ कंट्रोल ब्लीडिंग एंड प्रिवेंशन इन्फेक्शन। इन्फ्लामेशन क्या करता है, इन्फ्लामेशन एक तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है, हाँ ब्लड क्लॉट में भी हो जाती है, वो भी एक इन्फ्लामेशन का ही पार्ट है। तो इस फेज में क्या होता है, तो ब्लीडिंग है वो कंट्रोल हो जाती है, ओवरऑल बिल्कुल रुक जाती है ब्लीडिंग। सेकेंड, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट करा दिया जाता है, इन्फेक्शन है वो रुक जाता है, किसमें, इन्फ्लामेटरी में। थर्ड पॉइंट आता है, ड्यूरिंग इन्फ्लामेटरी फेज डैमेज्ड सेल पैथोजन एंड बैक्टीरिया आर रिमूव्ड फ्रॉम द वुंड एरिया। कौन कौन से, डैमेज सेल हो गई, पैथोजेंस हो गए और बैक्टीरिया हो गए। ये सभी जहाँ पर चोट लगी है, जहाँ पर वुंड हुआ है, यहाँ से क्या है, सब कुछ क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। भाई इन्फ्लामेटरी फेज है, इन्फ्लामेटरी फेज में तो कुछ नहीं होता। ओके, इन्फ्लामेशन हो गया बिल्कुल, स्वेलिंग आ गई, क्लोट बन गया वहाँ पे ऐसे ही। द वाइट ब्लड सेल्स WBC growth factors, nutrients and enzymes heat create the swelling, heat, pain and redness commonly seen during this stage. अब जो मैंने बताया था आपको मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेज इस डायग्राम में देखो, इसकी बात करें अपन इन्फ्लेमेटरी फेज की, तो फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट ये इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो ये मैक्रोफेजेस है ये एक तरीके से रिपेयरिंग बोल सकते हैं अपन। भाई वुंड हीलिंग का मतलब रिपेयरिंग तो है, तो ये रिपेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं, इसका रिपेयरिंग करना चालू कर देते हैं कौन, मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट वगैरह। और यहाँ पर एक रेडनेस हो जाती है, पेन, पेन होने लगता है, रेडनेस और स्वेलिंग। ये सभी आपको जो लक्षण हैं या सिम्टम्स है वो इन्फ्लामेटरी फेज में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठीक है सर, आगे क्या होता है, इंटरेस्ट आ रहा है सर, बिल्कुल आगे क्या होता है। अब हमने क्या कर ली बात, इन्फ्लामेशन हो गया भाई, स्वेलिंग आ गई, दर्द होने लग गया उस वुंड पर। फिर क्या होगा, व्हेन द वुंड इज रिबिल्ट, जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का ही रिबिल्ट सेकंड फॉर्म वगैरह, विद न्यू टिश्यू मेड मेड अप ऑफ कोलेजन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। मतलब उस पर नए टिश्यू वगैरह है जो बनना स्टार्ट हो जाते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज में। द वुंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड न्यू टिश्यू आर बुल्ट, वही बात आ गई। The new network of blood vessels must be constructed so that the granulation tissue can be healthy and receive sufficient oxygen and nutrients. जो वुंड है उसको न्यूट्रिशन वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाता है प्रोलिफेरेशन में। इन द हेल्दी स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग, ग्रेनुलेशन टिश्यू इज पिंक और रेड एंड अनइवन इन टेक्सचर। हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू डज नॉट ब्लीड इजीली। जो हेल्दी ग्रेनुलेशन है टिश्यू है वो आसानी से ब्लीड नहीं करता, आसानी से उसमें ब्लड है वो नहीं आता। फाइनली एपिथेलियल टिश्यू
रिसरफेस द इंजरी, जो यहाँ पर इंजरी थी वहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है वो स्टार्ट हो जाता है आना, एपिथेलियल टिश्यू बनना चालू हो जाता है इसमें। एपिथेलियलाइजेशन हैपन फास्टर व्हेन वुंड आर केप्ट मॉइस्ट एंड हाइड्रेट। जब मॉइस्ट और हाइड्रेट होता है वुंड, तब एपिथेलियलाइजेशन जल्दी होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने बात कर ली प्रोलिफेरेटिव फेज की। अब अपने लास्ट स्टेज आती है मैच्योरेशन स्टेज या रीमॉडलिंग स्टेज। इसमें वापस पहले जैसा स्ट्रक्चर और फंक्शन वापस पहले जैसा हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है द सेल्स that had been used to repair the wound but which are no longer needed are removed by apoptosis और प्रोग्राम्ड सेल डेथ। सेल डेथ आपने सेल का लेक्चर देखा होगा, उसमें देखा होगा आपने एपोप्टोसिस के बारे में बताया, सेल डेथ के बारे में बताया। उसमें उसमें क्या होता है कि जो जिस सेल की हमें अब जरूरत नहीं है, नो लॉन्गर नीडेड, जिसकी हमें अब आवश्यकता नहीं है, वो वुंड में से रिमूव कर दिया जाता है। रिमूव्ड बाय, कैसे रिमूव होगा, वो होगा एपोप्टोसिस के द्वारा, सेल डेथ के द्वारा। ठीक है, प्रोग्राम एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ ओके। फिर क्या हो गया, द कोलेजन लेड डाउन ड्यूरिंग द प्रोलिफेरेटिव फेज इट इज डिसऑर्गेनाइज्ड एंड वुंड इज थिक। ये डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा कौन, कोलेजन, और वुंड है वो क्या हो जाएगा आपके थिक हो जाएगा, थिक दिखना स्टार्ट हो जाएगा वुंड। आपको मतलब ऐसा फील होने लग जाएगा कि भैया अभी ठीक हो रहा है धीरे धीरे, उसकी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। कंपेयर देन ऐसे, कंपेयर देन ऐसे, जो ऐसा है इससे बिल्कुल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी इस फेज में। मतलब ऐसा लगने लगा है भाई अब तो ये ठीक हो गया। जनरली रीमॉडलिंग बिगन अबाउट 21 days आफ्टर एन इंजरी एंड कैन कंटिन्यूस फॉर ईयर। भाई 21 दिन तो बताया गया कि 21 दिन तो लगते हैं उसको सही होने में। और कब से इंजरी हुई है, जब हमारे जो पेशेंट है उसके वुंड हुआ है, वुंड जब इंजरी हुई है, चोट लगी है, उससे 21 दिन, उससे 21 दिन तो उसको वापस रिमॉडलिंग होने में टाइम लगता है। 21 दिन से लेकर, कम से कम बताया, 21 दिन से लेकर कई साल तक लग जाते हैं। इवन विथ क्रॉस लिंकिंग healed wound area continue to be weaker than uninjured skin. Uninjured skin generally only having 80% of tensile strength of unwounded skin. इसमें ऐसा बोला गया है कि जो पुराना, जो अपना, एक सेकेंड, ये हमारी स्टेज है, ये स्टेज है हमारे पास रिमॉडलिंग की, ये हमारे पास स्टेज है। अब इसमें ऐसा बोला है इस पॉइंट में कि जहाँ पे वुंड हुआ है, जहाँ पर इंजर्ड पार्ट है, सॉरी अनइंजर्ड पार्ट है, जैसे ये है, ये क्या है, अनइंजर्ड पार्ट है। इसकी तुलना में जो इंजर्ड पार्ट है जहाँ पर वुंड हुआ है, वो क्या होता है, वीक होता है, कमज़ोर होता है। ये बात है बस, वो तो सबको पता है, लिखने की कोई बात है ही नहीं यहाँ पे, और ना कि कोई समझाने की बात है। ठीक है सर, ये होता है अपने पास स्टेज कंप्लीट ना। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया। ये भी आपके एग्जाम है बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर का, सॉरी सेमेस्टर वाइज तो अब हुआ है, पहले तो अपना वही था ईयरली। तो ये भी आपके क्वेश्चन पूछा गया था। हाइपरट्रोफी क्या होता है, हाइपरप्लेजिया क्या होता है, जल्दी कराने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि टाइम आ रहा है एग्जाम का। एन इंक्रीज इन द साइज, इंक्रीज इन द साइज ऑफ इंडिविजुअल सेल, साइज में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और हाइपरप्लेजियम क्या है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल,
अभी डायग्राम बताऊंगा आपको मैं, which can lead to an increased strength or function of tissue during hypertrophy. Cell enlarge as they fill more cytoplasm। और इसमें क्या है अभी समझाऊंगा, एक सेकेंड। विच इज कॉज बाय एग्जिस्टिंग सेल डिवाइडिंग एंड फॉर्मिंग न्यू सेल। देखो, हाइपरप्लेजिया में हमने बताया, हाइपरट्रोफी में बताया कि उसकी साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और हाइपरप्लेजिया में बताया कि उसके नंबर बढ़ जाते हैं। तो ये देखो, ये हो गई एक हेल्दी सेल, इसमें अपने पास 3 सेल है। हाइपरट्रोफी में क्या हुआ, हाइपरट्रोफी में सेल तो कितनी है, 3 है, लेकिन इसकी जो शेप साइज है या डायमेंशन है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और इसमें क्या हुआ, इसमें इसमें कितनी हो गई सेल, इसमें सेल हो गई, साइज तो वही है, साइज सेम हो गई, लेकिन कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 हो गई। इसमें 5 हो गई, इसमें 3 3 है। तो हाइपरट्रोपी है, हाइपरट्रोपी में तो साइज सेम रहती है, लेकिन उसकी जो सेल साइज, और यहाँ पर क्या है, सेल नंबर, हाँ सॉरी, यहाँ पर सेल की साइज है वो बढ़ जाती है, और यहाँ पर नंबर बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं, नंबर बढ़ जाते हैं। अब नंबर कैसे बढ़ते हैं और साइज कैसे बढ़ती है, तो वो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में लिख रखा है कि विच इज कॉज्ड बाय एग्जिस्टिंग सेल डिवाइडिंग एंड फॉर्मिंग न्यू सेल। नई सेल कैसे बनती है, नई सेल सेल डिवीजन के थ्रू बनती है। और यहाँ पर क्या है, साइटोप्लाज्म, उसके साइटोप्लाज्म है, फिर एनलार्ज एज दे फिल विद मोर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है उसकी अमाउंट बढ़ जाता है, सेल के अंदर का जो भी पार्ट है उसको साइटोप्लाज्म तो बोलते हैं, उसका अमाउंट बढ़ जाता है। ओके, तो आज का ये लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। आपके डेली आपके लेक्चर आ रहे हैं, आपने भी देखा होगा, तो इसलिए देखते रहे। एग्ज़ाम आ रही है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से कराने की। मिलते हैं नए लेक्चर में। कमेंट ज़रूर करें कौन सा अब आगे कराएं, कैसा लगा वो भी बताएं। ठीक है, राधे राधे।